हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको विदित है कि हम आपके लिए जीडी कांस्टेबल 2024 के प्रश्न हल करवा रहे हैं और आपका सहयोग ही बना है। आप कह सकते हैं आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, यही है कारण है कि हम आपका भी सहयोग कर रहे हैं। और आप शिक्षक हैं, शिक्षक के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम आपका सहयोग करें। और विद्यार्थी आपको विदित होनी चाहिए, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको जानकारी को बता दें। हम आपको 20 फरवरी से लगातार 29 फरवरी तक क्रमशः डे बाई शिफ्ट बाई हर दिन के 4 शिफ्ट जीके जीएस और हिंदी हम कवर किए। ध्यान रखना विद्यार्थियों, कुल मिला के अभी तक हमारे पास 140 प्लस वीडियो कह सकते हैं, लगभग 140 प्लस वीडियो बन चुके हैं। और मैं बता दूं, उतनी वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपका 70-80 नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, 70-80% आप पता है पूरा टोटल आपका 160 का आने वाला है कि नहीं। और 80% रहेंगे तो 70-80 नंबर परसेंट की बात कर रहा हूँ मैं, आप आराम से पका सकते हो इन पिछले साल के प्रश्न को देखकर। चलिए तो उस जानकारी बता दें, 20 से लगातार 29 फरवरी तक, उसके बाद 1 मार्च का 4 शिफ्ट हो चुका है, उसके बाद 2, 3, 4 का नहीं था हमारे पास, हम 5 मार्च के शिफ्ट नंबर पहला, दूसरा और तीसरा अभी करवा रहे हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखें जाके देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट का नाम रहेगा एसएसजीडी कांस्टेबल 2023-24 करके डाला है, देखिएगा विद्यार्थियों, हम आपको गारंटी देते हैं आपका फायदा होने। चलिए देखते हैं, इस शिफ्ट में देखना है तीसरा शिफ्ट है ये 5 तारीख का। पिछले शिफ्ट की तुलना में, पिछले डी की तुलना में किस प्रकार से जी के जेस था, चलिए। और जी के जेस हिंदी बिल्कुल साथ साथ डे बाई शिफ्ट बाई साथ कवर हो रहे हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार प्रश्न आया था। चलिए तो पहला प्रश्न विद्यार्थी हमारे समक्ष दिख रहा, आपको दिखाई देता होगा। पार्ट 1 है, ध्यान रखना। जनवरी 2023 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपके विक्रम देव दत्त थे। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, भारत की जितने भी प्रमुख संस्थाएं हैं, योजना आयोग, सूचना आयोग, जितने भी आपके संगठन हैं, गैर संवैधानिक और संवैधानिक, सभी संगठनों के प्रमुख उप प्रमुख में आद करना, मतलब आद करना है। इसके पहले भी हमें कुछ पूछा था, नहीं बताओ, तभी बोला था मैं स्पेशल शिफ्ट में कि याद कर लीजिए विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमें कह रहा है, पहली बार विद्यार्थियों, आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, जो निरंतर अपनी श्रृंखला में 7वें नंबर की है। कहने का मतलब है आपको जनगणना का प्रश्न पूछ रहा है, बार बार बता चुका हूँ। प्रमुख संगठनों के उप प्रमुख और प्रमुख भी पूछ रहा है, बार बार मैं कितनी बार बता चुका हूँ। और जनगणना का प्रश्न पूछ 1872 में पहली बार गणना हुई थी, 1881 में सेकेंड बार गणना हुई। इस प्रकार 1881 से 1891 फिर लगातार 10-10 सालों तक गणना चल रही है क्रमशः। उसके बाद 1951 में भारत की पहली आज़ादी गणना थी। इसके बाद क्रमशः 2000 हम 11 पहुंचे, तो 1951 से 2011 तक, अभी तक हमारा 7 नंबर का गणना था 2011 का। कब की बात हो रही है, आज़ादी की बात रखना। और बिना आज़ादी की बात करें 1872 से लेके चलते हैं हम 2011 तक, तो आपको मिलेंगे 15 गणनाएं। कितनी गणनाएं, 15 गणनाएं। और आज़ादी की बात कितनी है, 7 नंबर की। तो 2000 आपको भी होनी चाहिए कि 2011 में हुआ था, 21 में होना था लेकिन नहीं हो पाया। अब 2026 में होगा, 21 में नहीं होने का कारण आप पता होना चाहिए, कोरोना काल के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हमें बार बार प्रश्न पूछ रहा विद्यार्थियों, वही पैटर्न फॉलो कर रहा बार बार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। शतरंज के खेल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है। शतरंज आपको पता है, शतरंज में 64 बॉक्स होते हैं, पता है ना आपको ना। चलिए, और शतरंज का प्रश्न हमें बार बार पूछ रहा, ध्यान रखना विद्यार्थियों। तो भारत का शतरंज क्या है, जन्मदाता देश है। तो अगर आपको अगली बार प्रश्न पूछे कि भारत के जन्मदाता देश कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, शतरंज। समझ आते हैं, शतरंज खेल के जन्मदाता कौन होते हैं, है भारत है। और आपको बता दें गुकेश डी, तो आप जानते होंगे गुकेश डी जो वर्तमान में सबसे कम उम्र के चैंपियनशिप बन गए शतरंज खेल धारक। ठीक है, विश्व चैंपियनशिप शतरंज में सबसे कम उम्र में, और किस देश के हैं, भारत। क्या नाम है, गुकेश डी, याद रखना। और इसके पहले हमारे तो कौन थे, जिनको हम क्या बोलते हैं, ये होमवर्क रहेगा, आपको नाम बताना है कि पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम बताना है जिन्होंने विश्व शतरंज में अपना हिस्सा लिया था धारक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, बार बार ध्यान रखना। मौर्य के पतन के से लेकर गुप्तों के उत्थान 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की अवधि में भारतीय इतिहास में उत्तर मौर्य काल के रूप में जाना जाता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, उसका बेटा बिंदुसार था, बेटा अशोक था, जिन्हें हम प्रश्न बार बार पूछ रहा है। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, और 321 और 22 ईसा पूर्व उनका स्थापना हुआ साम्राज्य का। ये प्रश्न पूछा, ध्यान रखना पिछले शिफ्ट में। वहीं कह रहा है मौर्य साम्राज्य के पतन से लेकर
मौर्य साम्राज्य के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान तक जो अवधि है इसको भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? उत्तर मौर्य काल कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। मौर्य काल का प्रश्न में बार बार प्रश्न पूछ रहा है। मैं पहले बता चुका हूँ, मौर्य काल पढ़ लीजिएगा, या बोल सकते हैं मगध। मगध का उत्कर्ष पढ़ लीजिएगा, आपका नंबर पकने वाला है। ध्यान। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी असम की एक नृत्य है शैली है? वो आपका बिहू है। नहीं पता आपको? कथक के लिए आपकी केरल की है, घूमर राजस्थान की, गरबा आपकी गुजरात की है। ठीक है, बिहू असम का है, राजधानी जयपुर है, कथकली केरल का है, राजधानी तिरुवनंतपुरम है, घूमर राजस्थान की है, जयपुर है राजधानी, गरबा उत्तर गुजरात का है, राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, तो आप लोग बगल में कॉपी रख के बैठिएगा। अगर हम आपको ऐड जानकारी बताते तो आप लिख सकते हैं, जब अगली बार पूछ लेगा। और पैटर्न तो वहीं फॉलो कर रहा है बार बार, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, हर बार कहता हूँ। ठीक है, अगले देखिए, फिर से हमारे पास आ गया है पंचवर्ष योजना। तो भारत में पंचवर्ष योजना के दौरान रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी? तो आपको याद रखना 1978 से ध्यान रखना, 2 साल का। इस समय क्या हुआ था कि 1900 पहले कांग्रेस सरकार थी, उसके बाद जनता पार्टी आई। ध्यान रखना। तो जनता पार्टी ने क्या किया था? रोलिंग प्लान को अपनाया था। तो वो रोलिंग प्लान चली थी 1978 से 80 भी ध्यान रखना। उसके बाद फिर कांग्रेस आ गई। तो इंदिरा गांधी ने 1980 से फिर आपको 1985 तक क्या चलाया था? पंचवर्ष योजना चलाई थी। आधा। ठीक है, तो 1978 से 80 के बीच क्या चला था? रोलिंग प्लान चला था। आधा रखना। उस समय जनता पार्टी की सरकार आई थी, पहले कांग्रेस थी, तो कांग्रेस के बाद जनता पार्टी ने रोलिंग प्लान को अपनाया। उसके बाद कांग्रेस फिर आ गई, तो उन्होंने कांग्रेस रोलिंग प्लान को हटा दिया। ठीक है, ये याद रखना विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, आईसीसी वनडे इंटरनेशनल विश्व कप 2011 किसने जीता था? तो रहेगा भारत। तो आईसीसी वनडे इंटरनेशनल विश्व कप ये एक प्रकार का आपका क्या है? क्रिकेट का टूर्नामेंट है। क्या है? क्रिकेट टूर्नामेंट। ध्यान रखना क्या नाम है? आईसीसी वनडे इंटरनेशनल विश्व कप 2011 खिताब हमारा भारत देश ने जीता था। याद रखना। चलिए अगला प्रश्न बनी विद्यार्थियों, हमें खेल खिलाड़ियों से संबंधित राज्य और राजधानियां और जो खेल शब्द वाली वो भी पढ़ना है पहली बात। चलिए, कप ट्रॉफी पढ़ना है। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे आप लोग। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त और गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए 2200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम की घोषणा की। कौन है आपके वित्त मंत्री? यहाँ से वित्त मंत्री आप समझ आना चाहिए, जो भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ध्यान रखना, इसके पहले भी थी और अभी भी आपकी वित्त मंत्री है। इन्होंने स्वस्थ पौधरोपण के लिए कितना पैसा दे के रखे हैं? 2200 करोड़। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, योजनाओं का प्रश्न बार बार पूछ रहा मैं। निम्नलिखित में से किसने भाई संगीत वाद्य यंत्र वामहुम और टिकजिक का आविष्कार किया था? तो आपका रहेगा मोवा सुबोंग। कौन? मोवा सुबोंग। थोड़ा सा हटके प्रश्न हो गया है, हमें वाद्यंत्र का वादक नहीं पूछा, संबंधित राज्य नहीं पूछा, हमें पूछ लिया आविष्कारक। तो आविष्कारक भी पढ़ना है जी, बात याद रखें। तो मोवा सुबोंग क्या है आपके? वामहुम और टिकजिक के क्या है? आविष्कारक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है विषु उत्सव। क्या कह रहा है? विषु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? जो आप केरल रहेगा। हम आपको फिर बता दें, त्यौहार, उत्सव, मेले, नृत्य आपको हर राज्य का याद रखना, समझे? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संविधान का प्रश्न आया है। भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। हम आपको बता दें कि राज्यपाल 2 राज्यों का नियुक्त हो सकता है, समझे? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त हो सकता है, और जरूरी नहीं कि जिस राज्य का राज्यपाल है वो उसी राज्य का व्यक्ति हो, किसी भी राज्य का व्यक्ति हो सकता, समझे ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का प्रश्न था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, क्रिकेट में LBW का पूर्ण रूप क्या होता है? लेग बिफोर विकेट। मतलब होता है कि लेग मीन्स पैर होता है, आपके पैर में जो घुटने होते हैं ना, घुटने से नीचे अगर आपका पैर में बॉल लग जाता है तो उस समय भी आप क्या माना जाता है? आउट माना जाता है। उसको क्या बोलते हैं? लेग बिफोर विकेट। ठीक है, ध्यान रखना। क्रिकेट तो आपको अन्य प्रकार की बात ध्यान रखना है कि हमें संबंधित खेल
संबंधित खिलाड़ी, संबंधित राज्य, संबंधित कप ट्रॉफियां और शब्दावली आपको पढ़ना है। समझे? चलिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है, हम आपको डाटा बता रहे हैं कि पिछले साल किस प्रकार से डे बाय शिफ्ट बाई हम पूरा कंटिन्यू 20 तारीख से 29 फरवरी तक पूरा फरवरी निपटा चुके हैं। अब जनवरी लेके मार्च लेके चल रहे हैं और जनवरी भर पूरा हम हल करवाने वाले हैं। आपका सहयोग बना रहे विद्यार्थियों, बस हम यही आशा करते हैं आपके साथ। चलिए, अब अगला प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में श्रम का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला क्षेत्र है? मतलब अर्थव्यवस्था में बात कर रहा है, श्रम का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला। तो भाई अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्र आते हैं, उद्योग आएगा, बैंकिंग आएगा, कृषि आएगा और सेवा क्षेत्र आते हैं, लेकिन सबसे अधिक अवशोषण की बात कर रहा है, मतलब सबसे अधिक खर्च करने की बात, तो सबसे अधिक अर्थव्यवस्था में कृषि का अवशोषण होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार में से एक नहीं है? मौलिक अधिकार में से एक नहीं है कह रहा है, तो भाई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, समानता का अधिकार है, लेकिन शोषण का अधिकार नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर आपको मौलिक अधिकार आपके पता कितने होते हैं? पहले 7 हुआ करते थे, अब क्या हो गए? 6 हो गए। एक आपका था संपत्ति का अधिकार, जिसे 300 का अनुच्छेद में जोड़ा गया, ध्यान रखना कितना? 300 का में। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, समानता का अधिकार है, लेकिन शोषण का अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए शोषण अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। समझे? चलिए, शोषण का अधिकार मतलब शोषण आप कर सकते हो, क्या अधिकार देगा तुम्हें कानून? शोषण मतलब होता है किसी पर अत्याचार करना, अत्याचार का अधिकार क्या है? सीधी बात, शोषण के विरुद्ध अधिकार है लेकिन शोषण का अधिकार नहीं है, कहने का मतलब ये समझे? चलिए, आप कहेंगे शोषण का अधिकार है, नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगर आप शोषण करते हो तो उसके विरुद्ध आपका कानून रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वित्त वर्ष किस तारीख से शुरू होता है? तो आपका 1 अप्रैल से जाता है लास्ट 31 मार्च तक। ये प्रश्न भी हमें पिछले शिफ्ट में पूछ चुका विद्यार्थियों, तो आपको दिमाग लगाना है कि हर शिफ्ट में किस सब्जेक्ट से, इतिहास से, भूगोल से, राजनीति से, खेल से, किस सांस्कृतिक क्षेत्र, किससे स्ट्रेटेजी, किससे पूछ रहा है और कितना प्रश्न पूछ रहा है, आप देख पाएंगे तो हम बता दें हर विषय से हमें प्रश्न 1-2 प्रश्न जरूर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो 1 अप्रैल से आपका वित्त वर्ष भारत में चालू होता है, जो लास्ट कब रहता है? 31 मार्च तक। चलिए आज रखना विद्यार्थियों, जो आपका अर्थशास्त्र का प्रश्न था और बार बार पूछा जा चुका। अगले देखते हैं, अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। ध्यान रखना किस भाषा में थे? प्राकृत में। और याद रखना जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार इनके अभिलेखों को पढ़ा था। ये प्रश्न बन चुका है। और अशोक मैं पहले बता चुका हूँ, सम्राट अशोक या मौर्य साम्राज्य का प्रश्न हमें बार बार बन रहा है। आप एक काम करिए, मगध उत्कर्ष पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 16 महाजनपद हुआ करते जिनमें से एक तो बहुत महत्वपूर्ण था मगध। मगध उत्कर्ष अगर पढ़ लेते तो आपका प्रश्न इतिहास से बन जाएगा। चलिए, तो आज अपना जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था और शिलालेख आपको ध्यान रखना है प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। याद रखिएगा विद्यार्थियों, ये प्रश्न फिर बन जाएगा। तो हम आपके पर डे वीडियो लेकर आते हैं 20 प्रश्नों का, हिंदी और जीके का। आप सपोर्ट बनाए हैं, हमें अच्छी बात लग रहा है कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आप हम सहयोग करते रहेंगे और आपको फायदा होगा, जो तो हम पहले तो कह रहे हैं बार बार। और हम शिक्षा के हम भाई आपका नुकसान क्यों चाहेंगे, पहली बात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जुलाई 2023 में किस से 3 साल की उम्र से बच्चों के लिए धन जुटाने सहित कई संपोषणी पहलों में स्वेच्छा से योगदान देने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ध्यान रखेंगे, तो यहाँ है ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार के रूप में मोक्षा राय को। ध्यान रखना, इन्होंने कम उम्र के 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए धन जुटाने के लिए कई योजनाएं पहले की। ध्यान रखना, तो उन्हें क्या दिया गया? मोक्षा राय, जिन्हें ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न था। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग, देखना है खेल से प्रश्न आ रहे हैं, सांस्कृतिक प्रश्न आ रहे हैं, जनगणना से प्रश्न आ रहा है, पंचवर्ष योजना का प्रश्न आ रहा है, इतिहास का, भूगोल का, किससे कितना प्रश्न आ रहा देखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में मणिपुरी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की बात करें, जी हमें संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और यहाँ भारतीय नृत्य कलाकार वो आपकी कौन है? अक्षम लक्ष्मी देवी। कौन है? सॉरी, अखम लक्ष्मी देवी। तो मैं पहले बता चुका हूँ, पुरस्कार का प्रश्न पूछ रहा है।
है कि नहीं। चलिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है आप पॉइंटों को पकड़िए और हल करते रहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की किस पंचवर्षीय योजना को महाल नोबिस योजना के नाम से जाना जाता, वो रहेगी दूसरी। ठीक है, और पहली का नाम क्या रहेगा विद्यार्थियों, हेराल्ड डोमर मॉडल। क्या, हेराल्ड डोमर मॉडल। मॉडल ध्यान रखना विद्यार्थियों, हमें बार बार प्रश्न पूछ रहा है, पंचवर्षीय योजना का, जनगणना का प्रश्न पूछ रहा है। आप अगर पढ़ पा रहे हैं टॉपिक उठा उठा के तो आपका फायदा ही होने वाला है, नहीं पढ़ेंगे तो आपको नुकसान होगा, बाद में पछताना आपको ही पड़ेगा। और साइंस का तो एक ही प्रश्न आता है, पिछले प्रश्न में हमें आया था त्रिक नियम आया था। चलिए, फिर अष्टक नियम आया, क्षमा चाहते हैं, उसमें क्या आया था, अष्टक नियम आया था, जे न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक नियम। आवर्त सारणी का प्रश्न हमें बार बार पूछ रहा है, उसमें से त्रिक नियम पूछ चुका है, अष्टक नियम पूछ चुका है, मौजले का नियम पूछ चुका है। अगले के डॉबे राइनर का त्रिक नियम की बात कर रहा है, तो सत्य क्या है, कह रहा है जो नियम है उसके बारे में क्या सही सत्य है। त्रिक परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में थे, सही बात है। त्रिक मतलब होता है 3 परमाणु का क्रम वो जमाए थे, किस आवर्त सारणी बनाए थे, ठीक है, त्रिक के परमाणु के आधार पर। तो जो परमाणु थे वो द्रव्यमान के क्रम पर थे। मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान या अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत था। मतलब कहने का मतलब है एक परमाणु जे एक परमाणु जे बीच का परमाणु होता था उसके बारे में कह रहा है, मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत था। मतलब इसका द्रव्यमान इसका द्रव्यमान का दोनों का औसत कहाँ रहता था, बीच में रहता था। तो त्रिक नियम कौन दिया था, डॉबेरेनर। याद रखना है। अष्टक नियम किसने दिया है, न्यूलैंड्स ने। याद रखने विद्यार्थियों, प्रश्न बार पूछ रहा है, इसका मतलब दोनों आपके क्या है, बिल्कुल सत्य कथन है। तो हमें साइंस का एक ही प्रश्न पूछिएगा। और रही बात विद्यार्थियों, आप खुद देख पा रहे होंगे कि अगर आप कंटिन्यू नहीं देख रहे हैं तो आपको बता दें, आप लोग जाके देखिए, अभी तक आपके लगभग 140, मान लो 140 परसेंट वीडियो बना चुका हूँ। सोच सकते हैं आप लोग कितना मेहनत लगा होगा मुझे वीडियो बनाने में। तो आपके लिए तो मेहनत कर रहा हूँ मैं, पूरा दिसंबर बोला था हल करवाऊंगा, मैं करवाया हूँ। जनवरी की बोला हूँ, जनवरी भी हल करवा रहा हूँ और करवाते रहूँगा। अगर आपका सहयोग बना रहे विद्यार्थी तो हम अगली भर्ती परीक्षा एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल और महिला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं तो आपको बता दें, अभी फॉर्म फिल हो रहा है, 9 जनवरी चालू हो चुका है, 660 पद है। बस आपका 16 फरवरी से आप एग्जाम होने वाला है, 660 पद है, जल्द अप्लाई कीजिए। मैं उसका 200 पेपर होने वाला, 200 पेपर होगा, ध्यान रखना विद्यार्थियों। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप अप्लाई करना चाहते तो कर सकते हैं, मध्य प्रदेश विद्यार्थी हैं तो। और महिला वर्ग ध्यान रखना, स्नातक होनी चाहिए, 10वीं पास। जो महिला कार्यकर्ता पहले से आंगनबाड़ी है वो 10वीं पास रहेगा, और स्नातक कोई से भी डिग्री हो आप अप्लाई कर सकते हैं। और तैयारी करना चाहते हैं, मैथ 3 न्यूज़ में आएगा 20 नंबर का, तो हाँ हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं आप लोग। हम उसका लिस्ट बना चुके हैं, किसका, महिला परीक्षा का, मैथ जीने का, जाके देख। चलिए, तो अगली वीडियो मिलेगी विद्यार्थी नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो आप देख रहे थे 5 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर 3 का, अब लेंगे आपको शिफ्ट नंबर 4। अब जी इसका हम लेंगे जीके जीएस, अब लेने वाले हिंदी। तो आपको वीडियो कैसा लगा विद्यार्थियों, डाटा अच्छा है कि बताइए, हम आपको पर डे का वीडियो दिखा रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।